एकाग्रता की शक्ति और उसका सुनियोजन। शक्ति को उपलब्ध करना बड़ी बात नहीं, उसे बिखराव की निरर्थक एवं अपव्यय की अनर्थमूलक बर्बादी से भी बचाया जाना चाहिए। शक्ति की उपलब्धि का लाभ तभी मिलता है जब उसे संग्रहित रखने और सत्प्रयोजन में लगाने की व्यवस्था बन पड़े। धूप, गर्मी से ढेरों पानी समुद्र तालाबों में से भाप बनकर उड़ता रहता है। चूल्हों से कितनी ही भाप उत्पन्न होती है और उमड़ती है, उसका कोई उपयोग नहीं। किंतु इंजन में थोड़ा सा पानी भाप बनाया जाता है, उस भाप को हवा में उड़ जाने से बचाकर एक टंकी में एकत्रित किया जाता है और फिर उसका शक्ति प्रवाह एक छोटे छेद से होकर पिस्टन तक पहुंचा दिया जाता है। इतने मात्र से रेलगाड़ी का इंजन चलने लगता है। चलता ही नहीं, दौड़ता भी है। उसकी दौड़ इतनी सामर्थ्य युक्त होती है कि अपने साथ साथ बहुत भारी लदी रेलगाड़ी के दर्जनों डिब्बे घसीटता चला जाता है। सेरों बारूद यदि जमीन पर फैलाकर माचिस से जलाई जाए तो थोड़ी सी चमक दिखाकर भग से जल जाएगी। उसका कुछ भी उपयोगी परिणाम न निकलेगा, न ही कोई आवाज होगी। किंतु यदि उसे बंदूक की छोटी सी नली के भीतर कड़े खोल वाले कारतूस में बंद कर दिया जाए और घोड़ा दबाकर नन्हे से चिंगारी से स्पर्श कराया जाए तो वो एक तोले से भी कम वजन की बारूद गजब ढाती है। सनसनाती हुई एक दिशा विशेष की ओर प्रचंड गति से दौड़ती है। अपने साथ लोहे की गोली और छर्रों को भी घसीटती ले जाती है और जहां टकराती है वहां सफाया उड़ा देती है। बिखरी हुई बारूद की निरर्थकता और उसकी संग्रहित शक्ति को दिशा विशेष में प्रयुक्त किए जाने की सार्थकता में कितना बड़ा अंतर होता है, इससे सहज ही समझा जा सकता है। सूर्य की किरणें सुविस्तृत क्षेत्र में बिखरी पड़ी रहती हैं। रोज ही सूर्य निकलता और अस्त होता है। धूप थोड़ी सी गर्मी रोशनी पैदा करने जितना ही काम कर पाती है, पर यदि उन किरणों के 1-2 इंच के बिखराव को आतिशी शीशे द्वारा केंद्र पर केंद्रित कर लिया जाए तो देखते ही देखते आग जलने लगेगी और उसे किसी बड़े जंगल में डाल दिया जाए तो दावानल बनकर भयंकर विनाश लीला प्रस्तुत कर सकती है। स्थूल शक्तियों की तरह सूक्ष्म शक्तियों का लाभ भी उन्हें एकत्रित करके किसी दिशा विशेष में लगा देने से ही संभव हो सकता है। मस्तिष्क एक सशक्त बिजली घर है। इसमें निरंतर प्रचंड विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है और उसके शक्तिशाली कंपन ऐसे ही अनंत आकाश में उड़ते, बिखरते और नष्ट होते रहते हैं। यदि इस प्रवाह को केंद्रित करके किसी विशेष लक्ष्य पर नियोजित किया जा सके तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। एकाग्रता की चमत्कारी शक्ति कहीं भी देखी जा सकती है। सर्कस में एक से एक बढ़कर आश्चर्यजनक खेल होते हैं। उनमें शारीरिक शक्ति का उपयोग कम और एकाग्रता का अधिक होता है। एक पहिए की साइकिल, एक तार पर चलना, एक झूले से दूसरे झूले पर उछल जाना, तश्तरियां एक हाथ से तेजी से उछालना और दूसरे से पकड़ना जैसे खेलों में एकाग्रता पूर्वक कुछ अंगों को सधा लेने का अभ्यास ही कौतूहल उत्पन्न करता है। द्रौपदी स्वयंवर में चक्र पर चढ़ी नकली मछली की तीर से आंख भर वेध देना विजेता होने की शर्त थी। द्रोणाचार्य उसका पूर्व अभ्यास करके अपने शिष्यों को बता रहे थे। निशाने पर तीर छोड़ने से पूर्व वे छात्रों से पूछते, तुम्हें क्या दिखता है? शिष्यगण मछली के आसपास का क्षेत्र तथा उसका पूरा शरीर दिखने की बात कहते। द्रोणाचार्य उनकी असफलता पहले से ही घोषित कर देते। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने प्रश्न के उत्तर में कहा, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखती है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गुरुदेव ने उसके सफल होने की पूर्व घोषणा कर दी और सचमुच वही स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त पूरी करके द्रौपदी विवाह का अधिकारी बन सका। एकाग्रता की शक्ति असाधारण है। भौतिक प्रयोजनों में उसका चमत्कारी उपयोग नित्य ही देखा जाता है। बही खाता सही रखने और मीज़ान ठीक जोड़ने में एकाग्रता के अभ्यासी ही सफल होते हैं। अन्यथा सुशिक्षितों से भी पन्ने पर भूल होने और काट फांस करने की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है। वैज्ञानिकों की यही विशेषता है कि वे अपने विषय में
तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोजों के रत्न ढूंढ लाते हैं। लोकमान्य तिलक के जीवन का एक संस्मरण प्रसिद्ध है कि उनके अंगूठे का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने दवा सुंघाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, मैं गीता के प्रगाढ़ अध्ययन में लगता हूं, आप बेखटके मेरा ऑपरेशन कर लो। डॉक्टर को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बिना हिले डुले शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर तिलक ने इतना ही कहा, तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी जिसमें ऑपरेशन की ओर ध्यान ही नहीं गया और दर्द भी नहीं हुआ। बिखराव को रोकने की उपलब्ध शक्ति को संग्रहित रखकर अभीष्ट प्रयोजन में प्रयुक्त कर सकने की कुशलता को आध्यात्मिक एकाग्रता कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र में मनोनिग्रह अथवा चित्त निरोध इसी को कहते हैं। मेडिटेशन की योग प्रक्रिया में बहुत चर्चा होती है। इसे एकाग्र हो सकने की कुशलता भर ही समझना चाहिए। सुनने समझने में ये सफलता नगण्य जैसी मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रयोग में प्रवीण होने पर मनुष्य अपनी बिखरी चेतना को एकत्रित करके किसी एक कार्य में लगा देने पर जादू जैसी सफलताएं, उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। बांधों में पानी भरा रहता है, पर जब उसे एक छोटे छेद में होकर निकाला जाता है तो पानी के दबाव से वो धारा बड़ी तेजी से निकलती है। इस धारा में असाधारण शक्ति होती है। उसके प्रहार से अमुक मशीनों के पहिए घुमाए जाते हैं और उनके घूमते ही कई प्रकार के यंत्र चलने लगते हैं। बड़े बड़े बिजली घरों का निर्माण बंधे हुए जलाशयों, बांधों पर ही होता है। इंजन या मोटर चलाकर बिजली पैदा करना महंगा होता है, पर बांध के सहारे तो ये उत्पादन काफी सस्ता पड़ता है। छोटे छोटे जलप्रपातों से भी पंचक्की जैसी उपयोगी मशीनें चल पड़ती हैं। ये जलधारा की झरनों की एकाग्रता की शक्ति है। फैले क्षेत्र को छोटा कर देने से सहज ही उसकी प्रखरता बढ़ जाती है। जमीन देखने में मिट्टी धूली की निरर्थक सी वस्तु प्रतीत होती है, पर यह उसकी ऊपरी परत का ही मूल्यांकन है। उसे खोदने पर एक से एक बहुमूल्य वस्तुएं मिलती चली जाती हैं। थोड़ा खोदने पर पानी निकल आता है, उससे दैनिक उपयोग के सारे काम चलते हैं। पेड़ पौधों की सिंचाई तथा कल कारखाने चलते हैं। इससे गहरे उतरने पर अनेक रासायनिक पदार्थ, धातुएं, रत्न, गैस, तेल जैसी बहुमूल्य वस्तुएं हाथ लगती हैं। स्मरण रखा जाना चाहिए कि ये गहरी खुदाई नोकदार बर्मे ही कर सकते हैं। एकाग्रता को हम कई शक्तियों का एकीकरण कह सकते हैं। इससे अंत क्षेत्र में छिपी हुई विभूतियां और बाह्य क्षेत्र में फैली हुई संपत्तियां प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हो सकती हैं और सामान्य सा जीवन असामान्य विशेषताओं और तज्जनित सफलताओं से भरा पूरा दृष्टिगोचर हो सकता है। अक्सर लोगों को अपनी स्मरण शक्ति की कमी एवं बुद्धि मंदता की शिकायत रहती है। इसका छोटा कारण तो मन संस्थान की संरचना में यत्किंचित अंतर का होना भी हो सकता है, पर प्रधान कारण है अन्य मनस्कता, अरुचि एवं उपेक्षा। बहुत करके वे ही बातें होती हैं जो महत्वहीन समझी जाती हैं और जिन्हें हल्की दृष्टि से देखा जाता है। जीवन में महत्वपूर्ण लगने वाली घटनाएं कभी विस्मृत नहीं होती। विवाह दिन का घटनाक्रम, कन्वोकेशन में उपाधि पत्र मिलने का सम्मान जैसे उत्साहवर्धक, अथवा किसी प्रियजन की मृत्यु, बड़ी चोरी, बड़ा घाटा, आक्रमण जैसे त्रासदायक घटनाक्रम मुद्दतों तक मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और उन्हें कभी भी क्रमबद्ध रूप से सुनाया जा सकता है। यदि सचमुच ही स्मरण शक्ति कम रही होती तो ये विशेष घटनाएं भी विस्मृत हो सकती थी। इतिहास में असंख्य लोगों के ऐसे विवरण हैं जो बड़ी आयु तक मंदबुद्धि समझे जाते रहे, किंतु जब उन्होंने अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की ओर ध्यान दिया, उत्तरदायित्वों को समझा, अपने को कसा और पूरा ध्यान देकर अध्ययन करना आरंभ किया, तो उनकी बौद्धिक न्यूनता सहज ही दूर हो गई। वे तीव्र बुद्धि माने गए और क्रिया कुशल भी। स्वास्थ्य, धन, प्रभाव, यश, वर्चस्व आदि के क्षेत्रों में भी यही होता रहा है। उपेक्षाजन्य आलस्य प्रमाद के कारण ही पिछड़ापन उत्पन्न होता है, पर जब सजग सक्रियता का दौर आरंभ होता है तो प्रगति का चक्र 10 गुने वेग से घूमने लगता है। महत्वपूर्ण सफलताएं केवल उन्हें मिलती हैं
जिन्हें अपने कार्य में पूरी दिलचस्पी होती है और अभिष्ट प्रयोजन के लिए समग्र तत्परता समेट कर पिल पड़ने में आनंद आता है। ये सब रुचि का केंद्रीकरण और मानसिक क्षमता के एकत्रीकरण का ही चमत्कार है। इस प्रयोग से कोई भी मंदबुद्धि, दुर्बल शरीर, उपेक्षित, अभावग्रस्त मनुष्य अपना कायाकल्प कर सकता है। एकाग्रता का एक चमत्कार मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म भी है। प्रयोगकर्ता कभी दृष्टि को एक बिंदु पर एकत्रित करने का अभ्यास करता है, अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर लक्ष्य केंद्र में समाविष्ट करता है। फलस्वरूप जादुई शक्ति उत्पन्न होती है और उससे दूसरों को सम्मोहित करके उन्हें अपनी इच्छा पर चलने वाला बनाया जा सकता है। उनमें मानसिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं तथा प्रखरता के नए बीज बोए जा सकते हैं। प्राण विद्या के द्वारा शारीरिक, मानसिक चिकित्सा के अनेक कठिन कार्य पूरे किए जाते हैं। ये सब एकाग्रता का ही चमत्कार है। ध्यान योग का उद्देश्य मस्तिष्क के बिखराव को रोककर एक चिंतन बिंदु पर केंद्रित कर सकने की प्रवीणता प्राप्त करना है। इस प्रयोग में जिससे जितनी सफलता मिलती जाती है, उसकी अंतःचेतना में उसी अनुपात से बेधक प्रचंडता उत्पन्न होती जाती है। शब्द वेदी बाण की तरह लक्ष्य वेद कर सकना उसके लिए सरल हो जाता है। यदि आध्यात्म उसका लक्ष्य होगा तो उस क्षेत्र में आशाजनक प्रगति होगी और विभूतियों से, दिव्य ऋषि सिद्धियों से उसका व्यक्तित्व भरा पूरा दिखाई देगा। यदि लक्ष्य भौतिक उन्नति है तो भी इस एकाग्रता का समुचित लाभ मिलेगा और अभिष्ट प्रयोजनों में आशाजनक सफलता मिलती चली जाएगी। शक्ति का जब जिस भी दिशा में प्रयोग किया जाएगा, उसी में सत्परिणाम प्रस्तुत होते चले जाएंगे। एकाग्रता मस्तिष्क में उत्पन्न होते रहने वाले विचार तरंगों के निरर्थक बिखराव को निगृहित करना है। छोटे से बरसाती नाले का पानी रोककर बांध बना लिए जाते हैं और उसके पीछे सुविस्तृत जलाशय बन जाता है। इस जलराशि से नहरें निकालकर दूर दूर तक क्षेत्र हरा भरा बनाया जाता है। वही नाला जब उच्छृंखल रहता है तो किनारों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बहता है और उस बाढ़ से भारी बर्बादी होती है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली विचारधारा को किसी विशालकाय विद्युत निर्माण कारखाने से कम नहीं आंका जाना चाहिए। बिजली घरों की शक्ति सीमित होती है और वे अपनी परिधि के छोटे से क्षेत्र को ही बिजली दे पाते हैं, पर मस्तिष्क के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसकी आज की क्षमता अगले दिनों अनेक गुना हो सकती है और प्रभाव क्षेत्र जो आज घर परिवार तक सीमित है, वो कल विश्वव्यापी बन सकता है। बिजली घर के तार निर्धारित वोल्टेज की क्षमता ही धारण किए रहने को बाध्य हैं, पर मस्तिष्क की प्रचंड सत्ता परिस्थिति के अनुरूप इतनी अधिक क्षमता संपन्न हो सकती है कि क्षेत्र समाज की सीमा को पार करते हुए अपने प्रभाव से समस्त विश्व को प्रभावित कर सके और वातावरण बदल देने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। विज्ञानी, दार्शनिक, कलाकार, विद्वान, शिल्पी, साहित्यकार, व्यवस्थापक, संयोजक, नेता जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के निभाने वाले व्यक्ति भी प्रायः सामान्य लोगों जैसे ही होते हैं। न उनके शरीर में कोई अतिरिक्त कलपुर्जा होता है और न ही मस्तिष्क में जादू की छड़ी मढ़ी होती है। अन्य लोगों से भिन्नता और श्रेष्ठता का जितना कुछ चमत्कार दिखता है, वो उनकी उस आंतरिक विशेषता का परिणाम है जिसका प्रथम चरण एकाग्रता और दूसरा लक्ष्य निष्ठा कहा जा सकता है। मस्तिष्कीय ऊर्जा हर किसी में प्रचुर परिमाण में होती है। यहाँ तक कि मंद बुद्धि समझे जाने वाले लोगों में भी मूल प्रतिभा की कमी नहीं होती। अंतर प्रसुप्त और जागृत स्थिति के परिमाण का होता है। सोती हुई स्थिति में बुद्धिमान मनुष्य भी अर्धमृतक की स्थिति में पड़ा रहता है, किंतु जागने पर अपना वर्चस्व सिद्ध करता है। यही बात मस्तिष्क के संबंध में भी है। परिस्थितिवश किन्हीं के मस्तिष्कीय कण प्रसुप्त स्थिति में पड़े होते हैं और वे मंद बुद्धि जैसे लगते हैं, किंतु यदि उन्हें प्रयत्नपूर्वक जागृत किया जाए तो वे न केवल प्रतिभाशाली लोगों की पंक्ति में जा बैठते हैं, वरन कई बार तो उनसे भी कहीं आगे निकल जाते हैं। विद्या के क्षेत्र में कालिदास, वरदराज जैसे असंख्य लोगों के उदाहरण ऐसे हैं जिनमें वे युवावस्था तक मंदमती समझे जाते रहे
और लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे। किंतु अंतःस्फूर्णा के प्रचंड रूप में आते ही उनका मन संस्थान भी तिलमिला उठा और वे देखते देखते विद्वानों की प्रथम पंक्ति में जा बैठे। बचपन में जिन्हें प्रतिभा शून्य मान लिया गया था, ऐसे असंख्य लोग आगे चलकर अपने अपने विषय में मूर्धन्य बने हैं और ऐसे उदाहरण यदि संग्रह करने आरंभ किए जाएं, तो हर क्षेत्र में सहस्रों प्रमाण सरलतापूर्वक मिल सकते हैं। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मंद बुद्धि होना जितना मस्तिष्क के विकास की कमी पर निर्भर रहता है, उससे कहीं अधिक इस बात पर अवलंबित है कि एकाग्रता और आकांक्षा का समन्वय करके किसी दिशा में बढ़ चलने की बात बनी या नहीं बनी।